अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, खुद को बुलंदी पर ले जाते सिर्फ वही लोग हैं जो उसके लिए मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए जो कोशिश करते हैं ना, उनकी हार कभी नहीं होती। तो अपने जीवन में सफलता के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें प्राप्त करें और यूं ही अपने पसंदीदा प्रोग्राम धरती धुरारी में हर रोज़ हमसे मुलाकात करते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने बुलंदियों से की है, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है ना, उनसे तारुफ कराने से पहले ये ज़रूर कहेंगे कि आविष्कार करने का साहस दिखाएं, अनजाने रास्तों का सफ़र करें, असंभव लगने वाली चीज़ों को खोजें और समस्याओं पर विजय पाते हुए सफलता हासिल करें। जी हाँ, कामयाबी आसान नहीं होती, उसकी डगर मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उस कामयाबी को हासिल कर लेते हैं तभी आप एक आम शख्स से ख़ास शख्सियत बन जाते हैं। और एक ऐसी ही ख़ास शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर इंद्र कृष्ण भट्ट साहब का, जो कि पूर्व निदेशक हैं MNIT जयपुर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। It is my pleasure to be here with you. सर, ये आज हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम आपके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानेंगे आप ही की ज़ुबानी, और कैसे आपने एक छोटे से शहर से निकलकर पूरे देश में ना सिर्फ दुनिया में अपना नाम रोशन किया। वो सफ़र कैसा था, वो आज हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होगा। सर, कहा जाता है ना कि जीवन का जो सबसे खूबसूरत सफ़र होता है ना, वो होता है बचपन। और चाहे हम किसी भी उम्र में अपने बचपन को याद करते हैं ना, उससे खूबसूरत लम्हा कोई नहीं होता। और आपका बचपन तो बड़ी खूबसूरत वादियों में रहा है, कश्मीर में आपका जन्म हुआ है। कैसा था सर वो दौर और कितनी खूबसूरत यादें हैं आपके मन में? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वहीं मेरी एजुकेशन भी वहीं शुरुआत में वहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे थे। इनफैक्ट उस समय के ग्रेजुएट्स थे जब बहुत कम लोग ग्रेजुएशन भी करते थे जी। तो उनका फोकस हमेशा ये रहा कि हम पढ़ाई करें, और हमेशा वो हमको हाथ पकड़ के सिखाते रहे। छोटे से गांव में रहते थे तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जो हमारा स्कूल था, एक पेड़ के नीचे हम बैठते थे और टाट पर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन वो जो टीचर्स थे, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमिटेड थे और यही हर बच्चे का वो भला चाहते थे और बहुत अच्छे तरीके से वो सभी का हौसला बढ़ाते थे और उनको आगे बढ़ाते थे। मुझे लगता है कि वो स्टेज जो होती है, खासकर प्राइमरी स्टेज एजुकेशन की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और क्योंकि वही आपको रास्ता आगे का दिखा देता है और वही आपकी नींव एक्चुअली डाल देता है कि आप ज़िंदगी में क्या करेंगे आगे। फिर अगर आपका इंटरेस्ट उस स्टेज पर कम होता है तो आप इतनी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते, आप सोच नहीं सकते उन चीज़ों को करने का जो अदरवाइज़ हो जाता है। जबकि आपको वो टीचर्स जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। वो हमारे पास कुछ सेब के बागान थे और जनरली शाम को हम वहाँ पर पेरेंट्स के साथ जाते थे। और वो चीज़ें आज भी अगर सपना भी आता है तो उन्हीं चीज़ों का सपना याद आता है। जी बिल्कुल। कि किस तरीके से हम जाते थे और कैसे वो हमको सिखाते थे गार्डनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, बाकी अलग अलग फल किस तरीके होते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी। और मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन थी, इनफॉर्मल एजुकेशन जो थी, वो फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वो आपको आपके जो मेंटल सेटअप है, सोच जो आपकी है, वो उस तरीके का वो बना देती है। बहुत खूब सर, और ये बहुत ज़रूरी है और आपने वाकई बहुत सही बात कही है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक नींव मजबूत होगी
तभी एक इमारत जो होगी वो बुलंद होगी, वो होती तभी हो सकती है, नींव मजबूत। प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये सुन के मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, कहा जाता है ना हमारे जो देश का स्वर्ग है ना वो कश्मीर है, और आपने तो स्वर्ग के अंदर इतने खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं, तो गाहे बगाहे कभी मन करता है कि बचपन की उन गलियों में फिर से वापस चले जाएं? जब भी सपने आते हैं ना तो वही गलियां, वही पहाड़ियां, वही खेत नज़र आते हैं, और जो बाद में हमने इन शहरों में और पूरे दुनिया को देखा है वो चीज़ें हमारी नज़र में नहीं आती हैं, सपने में नहीं आती हैं। तो एक उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है आपकी सोच पर, आपके जहन पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये सही है। और मैं तो बहुत काफ़ी जगहों पर गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह उतनी खूबसूरत है जितना कश्मीर है। और दो अब वो क्राउडेड सा हो गया है, लेकिन जब हम बचपन की बात करते हैं, जब मैं वहाँ से निकल गया था, तो वैसी खूबसूरती कहीं दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सही सर, ये बात आपने बहुत सही कही है, तभी तो हम उसे अपने देश का जो है स्वर्ग मानते हैं। सर, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लेना आपने BE कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही किया है, कैसा सफ़र था और कब आपने तय किया कि मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहिए? ये भी एक अजीब सा ये किस्सा है कि उन दिनों इतनी ये ना ज़्यादा ये पता नहीं होता था कि इंजीनियरिंग है, ये है। हम जाते थे, कॉलेज ज्वाइन किया श्रीनगर में, सभी लोग ज्वाइन करते थे, हम भी ज्वाइन कर लिए कि PUC ज्वाइन किया था। और कोई पिताजी ने मंगवाया था एक फॉर्म कॉलेज से, मुझे वो भी नहीं मालूम कहाँ से किससे मंगवाया था जी। और वो भर के हमने उनके सामने भरा और वहाँ भेज दिया, और मेरा एडमिशन भी हो गया वहाँ। उन दिनों वो मेरिट पर होता था, तो मेरिट से हमारी पोजीशन अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ठीक ही था, तो वहाँ एडमिशन मिला। एंड देन उनका इच्छा थी सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी कम रुचि थी। मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा था उन दिनों, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से की, श्रीनगर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो अब NIT कहलाता है। और वहाँ से करके मैं कुछ दिन मैंने नौकरी भी की PWD में, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, मतलब आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल देयर। तो मैंने फिर वहाँ से जाके MTech और PhD में एडमिशन लिया IIT कानपुर में, और वो करने के बाद फिर टीचिंग में चले आए। सर, IIT कानपुर में एडमिशन लेना, IIT हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में है। शायद लाखों बच्चे हैं जो ये ख्वाब देखते हैं कि उन्हें IIT जाना है, और IIT कानपुर तो ख़ास तौर से उसी के लिए जाना जाता है। कैसा सफ़र था जब आपने वहाँ एडमिशन लिया, कैसा दौर था? क्योंकि वो वक्त, जो उस वक्त की शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा का दौर था, वो बहुत अलग था आज के दौर से अगर मैं बात करूँ तो। उन दिनों के टीचर्स जो होते थे, जो कॉलेज में भी जैसे REC में था, मुझे लगता है कि वो टीचर कंपेरेबल टू एनीवन इन IITs थे। और उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने हमें ट्रेन किया था, पढ़ाया था, एजुकेट किया था, मुझे लगता है कि आई एम ग्रेटफुल टू देम। और उन्होंने ही मेरे को इसका एनकरेजमेंट दिया, मोटिवेट किया कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा दूं, आगे पढ़ाई करूं। तो जब मैं IIT कानपुर में गया, फ़र्क ये था कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत सारी थी, बहुत सारा इक्विपमेंट था जो कि छोटे इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता है। और अदरवाइज़ यस, चैलेंजिंग चीज़ें कई बार आती थी। सारे बच्चे जो टॉपर्स अपने अपने कॉलेजेस के होते हैं वो एडमिशन लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और मेहनत करके मैंने MTech किया, फिर PhD भी किया। यानी ये कहेंगे कि स्टूडेंट से प्रोफेसर का सफ़र तय किया। हाँ, स्टूडेंट से प्रोफेसर का सफ़र, जब आप शिक्षा ले रहे होते हैं और जब आप शिक्षा दे रहे होते हैं, और कहा भी जाता है ना कि ज़िंदगी का जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन, और उससे भी कीमती होता है जब वो आप एजुकेशन लोगों को बांट रहे होते हैं, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। प्रोफेसर बनने के बाद आपको कैसा सफ़र था, कितना अच्छा महसूस हुआ? जब मैंने PhD ख़त्म कर लिया तो हमारे गाइड जो थे जी,
उन दिनों क्या था, एक रिलेशनशिप जो स्टूडेंट टीचर की होती थी बहुत ही इंट्रिकेट होती थी। नहीं, बहुत ही वो एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। ये था उनका, एक दूसरे का सपोर्ट रहता था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको वहाँ इस कॉलेज में ज्वाइन करना है। मैंने उनको प्रॉमिस किया है, तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर जो डायरेक्टर उस समय थे, लखनऊ में मैंने ज्वाइन किया था पीएचडी करने के बाद, तो उन्होंने मुझे, तब तक तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, नया इंस्टीट्यूशन था, तभी बना था जब मैंने ज्वाइन किया था। आई वॉज द फर्स्ट फैकल्टी मेंबर इन मैकेनिकल। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी, इक्विपमेंट कैसे ख़रीदना है, प्रोसीजर्स क्या है, कैसे है, वो अपने सामने बिठा के मेरे को वो सिखाया है। एंड आई थिंक ही वर्कड एज अ मेंटर टू मी, जो कि मुझे बहुत दिनों तक, अब तक कभी, जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मेरे काम आया। और किस तरीके से करिकुलम बनाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने हर तरीके से मेरे को ग्रूम किया। एंड उनका नाम था सुरेश चंद्रा जी। एंड आई थिंक lot of credit goes to him and my teachers who taught me in fact in my institutions, जिनकी वजह से मैं उन चीज़ों को सीख पाया और आगे भी बढ़ता रहा। बहुत खूब से सर के बारे में हमारे दर्शक भी जानते होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो भारत के अंदर हैं, चाहे वो IIT हो, IIIT हो या MNIT हो, जिनकी नींव आपने रखी, जिन्हें बिल्डअप किया। क्या शुरुआत थी सर, और कितना ज़रूरी था जब आगे देश में तरक्की हो रही है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और आपने उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जैसे MNIT था, ये एग्जिस्ट कर रहा था 50 साल से जी, जब मैंने इसको ज्वाइन किया। इसी तरह से मैंने NIT हमीरपुर एज डायरेक्टर ज्वाइन किया था, तो वो 25 साल से एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि शायद उस समय तक ये बहुत सारे उसके अपॉर्चुनिटीज़ थी जो इन्होंने उसको अवेल नहीं किया था, और इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी इन इंस्टीट्यूशंस में। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ पुरानी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और ये वो स्टेज था जबकि बहुत सारे कॉलेजेस को कन्वर्ट किया गया था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो मैंने बीच में एक 3 साल के लिए मैं AICT में मेंबर एडवाइज़र के रूप में गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें थी कि रेगुलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन में काफ़ी मेरा योगदान है। मैंने इनफैक्ट वो एस्टैब्लिश किया पूरी कंट्री में। आई वाज मेंबर सेक्रेटरी देयर। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो थी, और जब मैंने ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए, मुझे लगता है कि वो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रही, और उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें, जब मैं गवर्नेंस में आ गया या एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तो हमने खुद वो पॉलिसीज़ को खुद फ्रेम किया था, एक्शन प्लान्स हमने बनवाए थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं किसी न किसी स्टेज पर काम आती हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर मुझे उसका फ़ायदा हुआ। उस एक्सपीरियंस का, जो 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा था एडवाइजरी का, तो आई थिंक वो बहुत मेरे को मदद किया आगे बढ़ने में एंड समझने में। सिस्टम को समझना पहले पड़ता है, फिर आप उसके लिए किस तरीके का विजन आपका है आगे बढ़ाने का, तो आपको पहले तो उसको स्टडी करना होता है कि क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, और वो करने के लिए किस तरीके से हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। स्ट्रेटेजिकली आपको मूव करना पड़ता है। एंड देयरफॉर जब आप उस चीज़ को देखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ, आपका एक इंटरेस्ट है कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने का, तो लोग मिलते जाते हैं और कारवान बनता है। और वही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने इन जगहों में की, वो मैंने नहीं की, ये टीम एक होती है जो टीम करती है। उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है और हम उनको गाइड करते रहे और उन्होंने वो काम किया। जिसका क्रेडिट मुझे मिल रहा है, वो कहते हैं ना कि लड़ाई तो सिपाही लड़ता है, लेकिन मेडल जो है वो
अफसर को मिलता है, जनरल को मिलता है। नहीं, यहाँ से मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि एक हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जो फल देने वाला पेड़ होता है ना, वो बड़ा झुका हुआ होता है। तो जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, वो बड़ा ही झुका हुआ होता है। और ऐसी ही शख्सियत है आपकी कि आपने न सिर्फ भारतीय एजुकेशन के लिए बल्कि देश दुनिया में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत बेहतर काम किया है। यहाँ बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही कश्मीर की वादियों में खो गए हैं, तो पहले एक गाना कश्मीर की वादियों में, और हमारे दर्शक भी देखना चाहते होंगे कि उन खूबसूरत वादियों का वो भी लुत्फ लेना चाहते होंगे, और कहीं ना कहीं हम आपको भी वो यादें फिर दोहरा देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये खूबसूरत गाना। इस समय याद नहीं है जी जी, लेकिन एक हिंदी पिक्चर का एक गाना है जी सर, वो ये है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वाह वाह, खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के, तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके, वो वक्त जो कि हमने एक साथ है गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। क्योंकि हमने वाह सर वाह, बहुत खूब। वो जो जगह है ना, उसके साथ इस तरीके की फीलिंग्स है कश्मीर के साथ कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, तो वो हमेशा यादों में ताज़ा रहेंगी। आंखों की ठंडक होते हैं जब कश्मीर की वादियों को देख लेते हैं। सर, आपने जो गाना गाया ना, वो बड़ी ही खूबसूरती से गाया। ये कहूँगी कि एक इंसान की जो खूबसूरत रूह होती है ना, उसकी खूबसूरती उसकी आवाज़ में झलकती है, और वही आपकी आवाज़ में झलक रही थी। यहाँ इससे पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन पॉलिसी पे। आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया है आपने, और हाल ही में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, बहुत वक्त बाद हुआ है, और वो बहुत ज़रूरी भी था। नई शिक्षा नीति ना सिर्फ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी थी, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी बेहद ज़रूरी थी। क्या कुछ नया है NEP में, वो हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये काफ़ी दिन के बाद आई। इनफैक्ट 1986 में, इससे पहले जो आई थी, तो काफ़ी दिन के बाद ये पॉलिसी आई। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि कंटेक्स्ट बदल जाता है। उस समय की सिचुएशन अलग थी, उस समय तो इतनी कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं थी। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो AI, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन्स, ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आ गई हैं, एंड इसलिए सारा सिस्टम बदल गया है, पेडागॉजीज़ बदल गई हैं। और इसका फोकस बेसिकली ये था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो। जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं, एक तो होलिस्टिक एजुकेशन, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, बाकी चीज़ें किस तरीके से करें। स्किल डेवलपमेंट पर इस पर काफ़ी फोकस हुआ। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं होगा। जब तक ना आपके हाथ में कोई हुनर हो, आप किसी लायक नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, जब हम मेड इन इंडिया और ये सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी पॉलिसी जो इंडिया सेंट्रिक हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा मैन पावर इस तरीके को हो जो कि स्किल सेट रखता हो उस तरीके का। सो देयरफॉर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसकी बात करती है, स्किल सेट की बात करती है। एक और चीज़ इसमें आया कि रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया था। इन रीजनल लैंग्वेजेस को भी इसमें ये कहा गया है कि बच्चे को जिसमें कंफर्ट हो उस तरीके से वो किया जा सकता है, उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ने दिया जाए, और वो उसमें क्योंकि सोचता है उसी लैंग्वेज में जिसमें जो उसकी मातृभाषा होती है, तो उसके लिए वो आसान हो जाता है। बाद में तो वो सीख जाएगा बाकी चीज़ें जो उसको सीखनी होगी, जैसे कि हमने अंग्रेज़ी सीखी, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, तो ये चीज़ें तो बाद में सीख भी जाता है, लेकिन जो सोच होती है वो उसी तरीके से होती है जब क्या बचपन में होते हैं, और जो मदर टंग होती है वो करती है। और एक इसमें और चीज़ जो था कि हायर एजुकेशन, ये हुआ था कि एम्प्लॉयबल लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन में बहुत सारे उन्होंने इनोवेशंस की बात की है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है, हायर एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की है। वो इसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब हम पूरे देश को देखते हैं
तो यहाँ पर और आजकल क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो उस विश्व गुरु होने के नाते हमारे बच्चों में वो सारी काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो सभी को कमांड कर सकें, खुद इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, दूसरे लोग हमारे पास आए ये सीखने के लिए इस तरीके के, वो किस तरीके से पढ़ा, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, खासकर कोविड जब आया तो उससे और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए एजुकेशन को फैलाने में, एजुकेट करने में लोगों को। और इसके साथ साथ कई सारी और पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैरेलल, जैसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, तो जिससे कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट एक एकेडमिक उससे हट के वो वोकेशन में जा सकता है, फिर वापस आ सकता है एकेडमिक्स में। तो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, 1 से 10 लेवल्स रखी हुई हैं, तो इन 10 लेवल्स में वो इधर उधर जा सकता है, तो वो नॉलेज भी हासिल कर सकता है, स्किल सेट भी हासिल कर सकता है, और वो इनोवेशन में मदद कर सकता है। नए नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं जो कि अब आ रहे हैं, उसका जो ये फ़ायदा हो रहा है वो आ रहे हैं। इसके चैलेंजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो इस चीज़ को ये कर सकें, महारत कर सकें, तभी वो अपने स्टूडेंट्स में वो क्वालिटीज़ या स्किल्स या नॉलेज को दे सकेंगे। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से इस नेशनल एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये है बेसिकली, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द मेंबर्स जो टास्क फोर्स बना था इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो मैं उसका एक मेंबर भी था, और मैंने देखा कि किस बहुत ही बारीकी से किस तरीके से वो एक्सपर्ट सोचते थे, और फिर आपस में जब हम डिस्कशन करते थे तब हम फाइनल वो लिखते थे कि ये करना चाहिए। मुझे लगा कि ये बहुत ही इसमें इन्वॉल्वमेंट जो थी आम आदमी की बहुत ज़बरदस्त थी। करीब करीब मुझे लगता है कि हर एक पहलू को टच किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी से, और ये लॉन्ग रन में हमको फ़ायदा दे देगा पूरे देश को, एंड इट विल हेल्प अस कि इकोनॉमिकली भी हम आगे किस तरीके से बढ़ते रहें, ये इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे इसके जो पॉजिटिविटी है, जो इसके फ़ायदे हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बदलाव है, और वो बदलाव समय की भी मांग थी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था, तब तक एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। सर, आपने बाहर के भी बच्चे देखे, फॉरेन एजुकेशन पे भी आपने काफ़ी कुछ देखा है, क्या कुछ डिफरेंस नज़र आता है आपको जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है, और NEP के बाद क्या कुछ वो बराबर आएंगे, एक धरातल पर होंगे? मुझे लगता है कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में कोई ख़ास ज़्यादा कमी नहीं है, वो करीब करीब बराबर ही है, चाहे हम राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, कश्मीर की बात करें। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छी है हमारी, एंड इट इज़ कंपेरेबल अगर हम किसी भी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से देख लेंगे। लेकिन जो कमी थी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कुछ हद तक कम करना चाहते हैं, वो गैप को कम करना चाहती है, मुझे लगता है कि वो था पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और रिसर्च। और इन दो चीज़ों में उन्होंने काफ़ी ये किए हैं, रिसोर्सेज लगाए हैं, उनके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज बहुत अच्छी है, उनका वो इकोसिस्टम जो है वो बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि वो चेंज हो रहा है इंडिया में भी अब हर जगह, और हम उनके साथ, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अगर आप नासा में जाएंगे, आप सिलिकॉन वैली में जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, आप जर्मनी जाए, हर जगह आपको हमारे स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि वो तभी वहाँ पर सेटल हो पाते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब उनको यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन मिली है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास वो स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है कि तभी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हाँ, ज़रूरत है, चेंजेस आती रहती हैं, उन चेंजेस को हमको इंटरनलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको क्या उसका कैसे फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है।
एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जी, कॉलेजेस, स्कूल्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाते हैं, ये किसी को नौकरी देने के लिए नहीं है, बिल्कुल। ये स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, ताकि वो लर्न कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं। जी। इसलिए स्टूडेंट शुड बी द फोकस। हमारे हर टीचर का यही एक होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने अपना काम कर दिया, मेरा स्टूडेंट इस लेवल पर आया कि वो ग्लोबली कम्पिटिटिव है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम वो कर पाएंगे हर एक कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आने से कई बार ये भी हुआ है कि क्वालिटी सफ़र कर गई है, हम क्वांटिटी पर फोकस कर रहे थे। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन क्वालिटी। ये सिर्फ क्वांटिटी पर ही नहीं, क्वालिटी पर भी फोकस कर रही है। और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश को इसका फ़ायदा होगा, न देश ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब को फ़ायदा होगा, जो कि अब आने लगा है। बिल्कुल सर। सर, यहाँ रिसर्च का आपने जिक्र किया है और आपने अपने पूरे करियर में नए नए रिसर्च भी किए हैं, ना सिर्फ वो देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए खासे फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो, क्योंकि हमारे देश का इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम हैं, उनके लिए नए रिसर्च करना कितना ज़रूरी है, कैसे वो अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाएं और कुछ नया करने की। देखिए, रिसर्च का अल्टीमेटली ये है कि कुछ करना और फोकस ये हो कि वो नेशनल इकोनॉमी को मदद कर सके। बहुत खूब सर। ठीक है ना। अगर वो फोकस है तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली सोसाइटी को मिलता है, कम्युनिटी को मिलता है, जहाँ पर भी वो काम करते हैं उस पूरे इलाके में उसका असर रहता है। जैसे अगर हम यहाँ का देखेंगे, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ मैं रहा हूँ पहले, तो पूरे राजस्थान को इसका फ़ायदा होता था। तो हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर बनाई उस समय, जो चीज़ें एस्टैब्लिश की, कुछ लेबॉर्ट्रीज़, नई नई लेबॉर्ट्रीज़ एस्टैब्लिश की, उसका फ़ायदा तो पूरे राजस्थान को, क्या पूरे देश को मिल रहा है। और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ आते थे इंटर्नशिप करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रिसर्च जो है, नई चीज़ को खोजना या नए तरीके ढूंढना, इट कुड बी कि प्योर रिसर्च हो या एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च हो, जिसकी ज़्यादातर आज कल डिमांड है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा सोसाइटी को होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नया करने का होना चाहिए, मतलब जज्बा होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा भी है। सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठा ले, उससे उतना ज़्यादा ये नहीं है देश का नुकसान। ये बहुत सही बात है। यहाँ हम एक जिक्र करेंगे नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज का। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी हर रोज़ चेंज होती है। आज चाहे मोबाइल फ़ोन हो या उसके अंदर भी आपको रोज़ नए नए अपडेट्स मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्निकल नॉलेज कितनी ज़रूरी है? देखिए, आपका बच्चा अगर आप देखेंगे, वो आपसे बेहतर तरीके से मोबाइल चलाता है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। एआई एक समय में नहीं था, तो अब एआई तो हर चीज़ में लगाने लगे हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात है। डॉक्टर्स को अब टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है ताकि वो बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर सके। रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। उनका काम है ये नई नई चीज़ें डेवलप करना, और बाकी जो एरियाज़ हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, उन एरियाज़ में उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें उस टेक्नोलॉजी को, ये काम भी उन्हीं का है एक्चुअली, उनको सिखाना, ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो सके। जैसे कि मैं अभी बता रहा था रोबोटिक सर्जरी, सो अल्टीमेटली तो एक आम आदमी को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरीके से जो भी वो डेवलप करें, उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी से कनेक्शन होना चाहिए। तो आप अगर अपना रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि समाज का फ़ायदा है, तो उसका वो बढ़ता भी है,
आपके लिए वो एक इनोवेशन है, एक रिसर्च पेपर भी है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली समाज का फ़ायदा होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब समाज का फ़ायदा होगा तो समाज की तरक्की होगी और वही तरक्की देश की तरक्की में आ जाएगी। यहाँ सर हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जिक्र AI का हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह है, छोटी छोटी जगह, कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी और क्या कुछ नया है इसमें और क्या कुछ आगे का भविष्य है? मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं, आजकल कहा जाता है कि 5th रेवोल्यूशन आ रहा है या इंडस्ट्री 5 नॉर्म आ रहा है। एक स्टेज था जबकि स्टीम इंजन बना, दूसरा स्टेज था कि जबकि मास ये प्रोडक्शन में ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, तीसरा आया जब कंप्यूटर और IT का फील्ड जो है वो बढ़ने लगा, चौथा जो है जहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक्चुअली इंडस्ट्री 4 में आया, वहाँ पर AI, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन्स और इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें आ गई और इससे काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो गई, रोबोटिक्स है, इस तरीके के रोबोट्स यूज़ किए गए। लेकिन अब एक और स्टेज आने लगा है, वो जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्री 5, और इस इंडस्ट्री 5 में कहा जाता है कि इसका फ़ायदा सोसाइटी को क्या है जी, और सोसाइटी और मतलब एक ह्यूमन को और एक टेक्नोलॉजी जो है जी, ये आपस में किस तरीके से मिंगल हो जाएंगे ताकि नई नई इनोवेशंस हों, वो स्टेज आने लगा है। सो टेक्नोलॉजीज़ वही हैं जो इंडस्ट्री 4 में थी, लेकिन अब एक ह्यूमन टच, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच भी आने लगा है, जो कि अब जिसको कि हम इंडस्ट्री 5 कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी काफ़ी चीज़ों में, और मुझे लगता है कि जो हमारे लीडर्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका रोल सिर्फ कुर्सी पर बैठना या एडमिनिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, इनका रोल तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि बाकी जो बच्चे हैं इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लें और इनको अडॉप्ट करके कुछ नई चीज़ें भी निकाल लें उसमें से, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा आजकल जो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप का रोल, उसमें एकेडमिक के साथ साथ पेडागॉजिकल चेंजेस आई हैं। तो आजकल वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, और बहुत सारे लोग जो हैं अब इंडस्ट्री में भी जो हैं वो फिर पढ़ना चाहते हैं। तो जो अडल्ट एजुकेशन है दैट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्राइमरी एजुकेशन, कहीं कम नहीं होगी, उसका हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन अब जो अप्रोच है उन लोगों को पढ़ाना जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, दे हैव ए स्किल सेट, बट वी वुड लाइक देम to unlearn certain things and learn new things actually, which is very very important. तो ये जो changes आ रही हैं, लॉजिस्टिक्स में चेंज आ रही है। अभी हमने देखा कि कोविड के समय सारा वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो गई थी, बट हम सस्टेन कर पाए थे क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं, नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट अदर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस भी, वो साथ आ गए और उन्होंने हमको एक रेजिलिएंट सोसाइटी बना दी हमारे लिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और हमारे सिस्टम पर, हमारी कंट्री में उसका सबसे कम इफ़ेक्ट रहा जब हम इस लीडरशिप की बात करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये है, एक ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए जी। अनलेस यू हैव अ ग्लोबल आउटलुक, आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है। जब मैं घूमता था कहीं बाहर के कंट्री में, मैं छोटी छोटी चीज़ें देखता था कि ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, और मुझे वो करने से अल्टीमेटली ये लगा कि हाँ, स्टूडेंट का इससे फ़ायदा भी हो रहा है, वो कुछ नया भी सीख रहे हैं, उनके लिए एक नया इकोसिस्टम भी बन रहा है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि एक ग्लोबल आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या बाहर हो रहा है, क्या बेंचमार्क्स हैं, क्या क्वालिटी उनकी है, किस तरीके से उनका अप्रोच रहता है पढ़ाने का, इंडस्ट्री में काम करने का। हमको भी वो सीखना चाहिए। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ से हमको डेफिनेटली सीखना चाहिए इन चीज़ों को,
ताकि हम अपने बच्चों को भी उसी आगे तरीके बढ़ा का सकें। आगे बढ़ा सकें और जिसका अल्टीमेटली देश का फ़ायदा हो। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ये बिल्कुल। बनने का वो तभी संभव है जब हम दुनिया के अंदर जो अपडेट्स हो रहे हैं उनको दें। यहाँ जब सर लीडरशिप का जिक्र करते हैं, लीडरशिप के साथ सबसे ज़रूरी होता है पंक्चुअलिटी। और अगर जब हम ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सेकंड्स भी वैल्यूएबल होते हैं। आने वाले टाइम में बच्चों के लिए जो हमारी जनरेशन है, पंक्चुअलिटी टाइम की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है और एज अ शिक्षक आप उन्हें कितना इम्पोर्टेंस देने का कहेंगे? हाँ, अगर आप देखेंगे जो हमारे बच्चे हैं आगे किस तरीके से वो करना चाहिए, जो मैंने अभी कहा ना ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए। हमें बेंचमार्क करना होगा, जो सबसे अच्छा हो उसके बराबर आना है जी। अगर हम उनके कंपैरिजन में आ जाते हैं तो तभी हम अच्छा कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं, स्किल सेट की बात करते हैं, वो स्किल सेट इस तरीके का होना चाहिए कि हम जो बाकी लोग कर रहे हैं जो कि सबसे अच्छा माना जाता है तो उसके बराबर आ जाएं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जैसे कि इंडस्ट्री है तो हमारी इंडस्ट्री भी इस तरीके के प्रोडक्ट दें। मुझे लगता है एवरी स्टेक होल्डर जो कि एक आम कस्टमर भी है, एक आम आदमी है, उसको सबसे अच्छी सर्विस मिल सके, उसे अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। वो तभी है जब हम उस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को दे रहे हों। सो देयरफॉर जो भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप है, मैं तो उसकी बात करूँगा लीडरशिप में, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है जी। इस समय, कौन सी चीज़ उनको ज़रूरत है, उसी तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, जिसमें हम ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, AI, ML, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मोड में सिखानी चाहिए। ये लेक्चर देने से नहीं होगा कि स्किल सेट नहीं बढ़ सकता। ये जब तक ना वो प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और हमें अपने स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स में ही काम कराना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को मैं ये मानूंगा कि जो भी लीडर है उस इंस्टीट्यूशन में वो सक्सेसफुल होगा। बहुत सही Then बात he will कही। be in a position to contribute also and he will be satisfied also. It is not कि मैंने करवा दिया, अपने को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने एक चेंज लाई जिससे कि देश का फ़ायदा है, बच्चों का फ़ायदा है, सिस्टम का फ़ायदा है। और कहा जाता है ना, एक जो शिक्षक होता है ना, उसको सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसके स्टूडेंट्स कामयाब हो रहे होते हैं। आपको मैं इसका एक चीज़ बता दूं, रामकृष्ण परमहंसा हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि बहुत अच्छा गुरु कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा जिसका शिष्य उससे आगे निकल जाए वो अच्छा गुरु कहलाता है। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जो है वो मेरे से बेहतर होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, उसकी हुनर, नॉलेज, स्किल्स जो है मेरे से बेहतर हो। अगर हर टीचर इस तरीके से सोचेगा तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तभी वो बदलाव पॉसिबल है। सर, आप MNIT में एज अ डायरेक्टर रहे। MNIT जयपुर ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर जाना चाहता है। कई नए आयाम भी किए। कैसा अनुभव था, चूँकि आप एज अ डायरेक्टर, प्रोफेसर देश के हर IIT, IIIT संस्थानों में रह चुके हैं, MNIT जयपुर का अनुभव कैसा था? मैं तो कहूँगा खट्टा मीठा रहा। जब मैं आया था तो उस समय ये चेंजेस आई थी कि ये इंस्टीट्यूशन REC से NIT बने थे। जी जी। और काफ़ी पॉलिसी चेंजेस आई थी। अब इन पॉलिसी चेंजेस के होते हुए बहुत सारी चीज़ें करनी थी और जो कि सिस्टम में उस समय तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब तक हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहते थे, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम होता था, वही क्वालिटी मेंटेन करते थे, वही चेक करते थे, वही उनका पढ़ाने का सिलेबस वही डिसाइड करते थे। लेकिन इसके बाद ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बने, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बने, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ही आई थी।
तो हम लोगों ने उस समय देखा कि बहुत सारी चीज़ें करने को है, बहुत सारी चीज़ें जो जिन पर कि हमारा ध्यान पहले नहीं था, वो इसलिए शायद कि हम किसी और के साथ जुड़े हुए थे, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो फोकस नहीं था। लेकिन जब वो अपने पर आया तो वो करना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हमको डिसीजन लेने पड़े, जिससे कुछ लोग तो खुश थे, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो जिनको काम ज़्यादा करना पड़ा। तो इस तरीके से मुझे लगा कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी इस इंस्टीट्यूशन में, और बहुत सारे लोग उसको याद भी करते हैं, उसको बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसका अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, अल्टीमेटली जो भी मैंने किया वो मेरी टीम ने किया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल सर। हाँ, ये था कि मैं गाइड करता था, लेकिन मैं उनको बताता था कि ये चीज़ें मैंने कई जगहों पर, जैसे मैंने कहा कि मैं कई जगह जाता था तो वहाँ देखता था, तो मैं कहता था हम क्यों नहीं कर सकते। सर यही वजह रही कि आपके जो ये 5 साल के MNIT के अनुभव थे, उस पे जवाहर कला केंद्र में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, और जो आपको ही समर्पित है, प्रेरणा के पर्याय। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो 5 साल के जो अनुभव जब फोटो प्रदर्शनी में आपने देखे तो कैसा महसूस किया? वहाँ पर MNIT में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास वहाँ पर एक फोटोग्राफर हैं वो जी, जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो मेरे पास कुछ फ़ोटो लेके आए। दूसरे तीसरे दिन की बात है ये, जब मैंने ज्वाइन ही किया था तब तक तो मैं समझ रहा था कि कहाँ मैं आया हूँ। ये तो वास्तव में है कि जब जयपुर आप ज्वाइन कर जयपुर जैसी जगह पर आते हैं तो ये तो कल्चरली बड़ी रिच जगह है जी, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेशन उस पूरे पीरियड में रहा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो ये फ़ोटोग्राफ़र मेरे पास 2-3 दिन के बाद आए और मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा दिए और कहा कि सर, मैंने कहा ये तो बड़ी दयनीय कंडीशन सी कई जगहों पर। तो उन्होंने कहा सर कुछ करना पड़ेगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ करेंगे। तो मैं काफ़ी दिन 2-4 दिन तक तो उन्हीं फ़ोटोग्राफ्स में उलझा रहा। वो ऐसे फ़ोटोग्राफ्स थे जो आप लटकाना नहीं चाहेंगे अपनी दीवार पर। तो मैंने कोशिश की कि उनको बदल दें, उस स्वरूप को बदल दें, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फोटोग्राफर था वो एक मेरे पीछे एक इमेज की तरह मेरा साया बन के साथ और वही प्रदर्शनी, और वो मेरे को दिखाते रहे कि आपने ये किया, अभी इतना सा बाकी है। बिल्कुल सर, और आज न सिर्फ तो आपने बल्कि हमारे जो जयपुर के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी उस प्रदर्शनी के जरिए आपके उस कार्यकाल से रूबरू हो रहे हैं। सर यह वक्त तो चला है दर्शकों से इजाज़त लेने का, चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है और आपसे हमें जानने के लिए ढेर सारी बातें हैं, लेकिन चलते चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, जो IIT में होंगे, IIIT में होंगे या IIT में जाने का ख्वाब देख रहे होंगे। कई बार वो तनाव में भी आ जाते होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में सर? मुझे लगता है कि कई बार ना पेरेंट्स जो होते हैं वो सेकंड लाइफ जीना चाहते हैं अपने बच्चों के थ्रू जी। बच्चों को वो करने देना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। बहुत खूब सर। और अगर आप उनको वो करने देते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती इंजीनियर बना देंगे, ज़बरदस्ती डॉक्टर बना देंगे, वो छोड़ देंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं है और उसमें वो एक्सेल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस चीज़ में उनकी रुचि है उनको वो करने दीजिएगा, वो बहुत नाम कमाएंगे आपके लिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेकंड लाइफ आप उनके थ्रू न जिएं। तो ये उनको, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने दें। ये बहुत अच्छी बात कही है कि अपने ख्वाब खुद पूरे कीजिए, अपने ख्वाबों को बच्चों के ज़रिए पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। सर आप यहाँ आए और बहुत कुछ आपसे जानने को मिला और आज मैं वाकई बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी कार्यक्रम खासा पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए ये कामयाबी की सीढ़ी के तौर पर काम आएगा। सर धन्यवाद कि आप इस मंच पर आए। और दर्शकों, चूँकि अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द होगी मुलाकात, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार। थैंक यू।